कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर अपने 8वें इजलास में मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने का फैसला कर लिया है। और यह फैसला हुआ है कि अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब की जाएगी। वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है और अदालत उज़्मा को दी गई दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई हासिल की जाए। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत आ गई थी उस वक्त तक नया एक्ट मौजूद नहीं था। ताहम पार्लियामान ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया है। इसलिए बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामान के बनाए गए कानून पर अमल दरामद करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल के लिए रुजू कर लिया है। अदालती फैसले पर 29 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि तरमीमी एक्ट में मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक तरमीम करके इसका माजी से इत्तला किया गया, जबकि अदालती फैसला वाज़ेह है कि पार्लियामान की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा है कि अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल न करना भी सवालिया निशान होगा। अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया है उससे यह तास है कि शायद इसका झुकाव हुकूमत की तरफ है, क्योंकि दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट पर अमल न करने के नताइज का भी जिक्र किया है। अब इलेक्शन कमीशन ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो इस मामले पर ताख़ीरी हरबे आजमा रहा है और ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मखसूस नशस्तें मिलने के फैसले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को ताख़ीरी हरबे के मुतरादिफ करार देते हुए कहा था कि फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर के नताइज हो सकते हैं। 8 जजेस ने अपने बयान में कहा था कि फैसले में कोई अबहाम नहीं है और इलेक्शन कमीशन इस पर फौरी अमल करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हुक्म दिया है कि वो फैसले पर अमल दरामद करे, ताख़ीरी हरबे करे। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का फिर से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना यही बता रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त एक्शन भी ले सकता है। और यही वजह है कि कुंवर दिलशाद भी इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल करने का मशवरा दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे और उसके बाद जब रिव्यू पिटिशंस लगे तो सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड दे। कुंवर दिलशाद क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। कहते थे खत्म करें आप इलेक्शन के पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करें और इसके बाद अगर हुकूमत के बारे में कोई उनके पास कोई है गिदड़ सिंगी, कोई जाके अपीलें कर दे, नजरसानी कर दे, बात कर दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को साइड पे हो जाना चाहिए। अगर खुदा ने खास्ता इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट लग गई तो मैं तमाम इंटरव्यू में कल भी और आज भी मैं कह रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने अकेला छोड़ देना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। अब तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ अपने एक बयान में कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इदारे को सियासी जमात में बदल दिया है। इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। कमीशन आए बाएं शाएं की बजाय आला अदलिया के हुक्म की तामील करे। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए मखसूस नशस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करे। ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है, लेकिन देखा जाए तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन की पुष्पनाई पर खड़ी दिखाई दे रही है और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन एक्ट की रोशनी में फैसला करने की हिदायत देना इसकी एक तस्वीर भी है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक तरफ और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक तरफ खड़े हैं। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने फिर से फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपना सख्त रद्द-ए-अमल देती है या फिर वो एक बार फिर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को कोई नई गाइडलाइन दे देती है। अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में उलझाव की कैफियत है, तो ऐसी ही कैफियत में हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो बेचैनी नजर आ रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस का हाउस इन ऑर्डर नहीं है। चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह, एक चीफ जस्टिस है, दूसरे सीनियर प्यूरी जज है, वो एक दूसरे को खत लिख रहे हैं जिसका असर अदलिया की साख पर भी पड़ रहा है। दोनों जजेस में इख्तलाफात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर दिखाई दे रहे हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है वो आने के बाद ये इख्तलाफात मजीद गहरे हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और जस्टिस मुनीब अख्तर के कमेटी से इखराज पर सवाल भी उठाया था, जिस पर अब चीफ जस्टिस ने भी जवाब दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जवाबी खत लिखा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिखे गए जवाबी खत के मंदरजात ताहाल सामने नहीं आ सके, लेकिन ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बताई हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने अपने जवाब में लिखा है
कि जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। ऐसा जस्टिस मंसूर आपके इसरार पर किया गया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूं। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की आपको वजूहात बता रहा हूं। चीफ जस्टिस ने अपने खत में लिखा कि जस्टिस मंसूर, कानूनन आप ये भी नहीं पूछ सकते कि तीसरा रुकन किसे नामजद करूं, किसे ना करूं, लेकिन चूंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूं, मैं वजूहात फराहम करूंगा। ये याद रहे कि मैं आपके इसरार पर कर रहा हूं ताकि कोई नाराज ना हो जाए। काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर को अपने जवाबी खत में लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की, मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात पर रहे। जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। अपने खत में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के आईनी और कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। चीफ जस्टिस ने लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़िज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर तरीन जज भी इसका हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की। ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया। अब वाज़ेह नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तकसीम का शिकार है और ये तकसीम इंसाफ फराहम करने वाले इदारे के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, क्योंकि अदलिया से अवाम इंसाफ की उम्मीद बांधे हुए हैं। लेकिन जब इस तरह के इख्तलाफात नज़र आएंगे तो जाहिर है अदलिया का इमेज इससे बुरी तरीके से डैमेज होगा, मुतासर होगा। अब ये भी देखने वाली बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर प्यूनी जज आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे बल्कि ख़तों किताबत कर रहे हैं। वो एक दूसरे को शिकवा जवाब शिकवा कर रहे हैं। तो सवाल तो ये भी है कि इसका बाकी जजेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब ये जुडिशल क्राइसिस चले जा रहा है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजे हुए है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और आने वाले दिनों में हुकूमत भी इरादा रखती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करा ले और कोई जो आईनी तरमीम है उसका बिल पार्लियामान में ले कर दिया जाए। ये सारी सिचुएशन है जो हालात को मज़ीद ग्रेव, मज़ीद कंसर्निंग बना रही है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उस पर मज़ीद बात करेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है, ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान कितने अहम हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुतालिक, अहम हैं भी जो 1.5 हफ्ते पहले थे या अब अहम नहीं रहे, इस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।